वेलकम एवरीवन। एज 22 पे आते हैं। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ऑन इनकम। बहुत ही आसान से ये है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है ये सर, बहुत ही आसान। अब होता क्या है टैक्सेज ऑन इनकम, और ये एस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, अकाउंटिंग के अंदर जो प्रिंसिपल चलेंगे वो कौन से चलेंगे? अकाउंटिंग के चलेंगे। और इनकम टैक्स में कौन से चलेंगे? इनकम टैक्स के चलेंगे। वाह 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 सर, क्या बात बताई आपने, ये तो हमें पता ही नहीं था। कहने का मतलब ये है, अकाउंटिंग के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस आप कैलकुलेट करोगे वो किससे कैलकुलेट करोगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से करोगे। और इनकम टैक्स के अंदर कैसे कैलकुलेट करोगे? इनकम टैक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करो। अब इनकम टैक्स कैसा है? इनकम टैक्स थोड़ा पागल टाइप का कैसे है कि वो ज़रूरत के हिसाब से चलता है। उसके अंदर प्रिंसिपल नहीं है, उसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से जैसा जिस इंडस्ट्री को उसे क्या करना है, आगे लेके आना, उसमें क्या करेगा वो कुछ रिलीफ देगा। और जिस इंडस्ट्री को उसे कंट्रोल करना वहाँ पर वो क्या करेगा, और रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, वहाँ और ज़्यादा टैक्स लगाएगा। तो इस तरीके से करता रहता है। यहाँ तक तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, टैक्स की रेट है जो बढ़ाए कम करे वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कुछ प्रोविज़न उसके ऐसे है जो क्या है, अलग ही है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, SEZ के अंदर अगर आप बिज़नेस करते हो तो उस केस के अंदर आपको क्या किया जाएगा, शुरुआत के 5 साल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत के 10 साल जो है वो टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। शुरुआत के 15 साल में से 10 साल आप टैक्स न भी दोगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके के उन्होंने क्या कर रखे, बहुत सारे प्रोविज़न बना रखे। उसके अलावा उन्होंने क्या कर रखा है, कई ऐसी जगह दे रखा है जहाँ पर क्या डेप्रिसिएशन जो है वो 100% जो पहले साल में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से उन्होंने कह रखे हैं। जबकि अकाउंटिंग क्या कहता है, अकाउंटिंग तो कहता है भाई SLM या WDU जो भी फॉलो करो उसके हिसाब से तुम डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी साल ज़्यादा लगा दो किसी साल कम लगा दो। जिस तरीके से आप असेट को यूज़ करते हो उस प्रपोर्शन में आप क्या करो, डेप्रिसिएशन वगैरह लगाओ। तो इस वजह से क्या होता है, अब कोई एक्सपेंडिचर है जो अकाउंट्स के अंदर ज़्यादा लिखा है और इनकम टैक्स के अंदर कम लिखा है, या फिर इनकम टैक्स में ज़्यादा लिखा है और अकाउंटिंग में कम लिखा है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग में प्रॉफिट है जो अलग दिखेगा और इनकम टैक्स में प्रॉफिट है जो क्या होगा, अलग दिखेगा। अब इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, और इनकम टैक्स जैसे कैलकुलेट करके आपका प्रॉफिट बताएगा उतना आपको क्या करना है, टैक्स का पेमेंट करना है। समझ पा रहे हो? लेकिन इसमें क्या हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। जैसे इनकम टैक्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख और अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख। ठीक है, तो आपका टैक्स का एक्सपेंसेज अकाउंटिंग के हिसाब से कितने के हिसाब से होना चाहिए था, 3 लाख के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में पेमेंट या एक्चुअल में लाइबिलिटी कितने के हिसाब से बनेगी, 2 लाख के हिसाब से बनेगी। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आते हैं ना, इन डिफरेंस के बारे में ये एस है कि ऐसा डिफरेंस आ जाए तो उस केस के अंदर क्या है, कारण क्या है। देखो, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर पीरियड के जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उनको आपस में क्या करो, मैच करो। ठीक है, मतलब इस पीरियड के जितने इनकम है उनको और इस पीरियड के जितने एक्सपेंस है उनको आपस में मैच करो, और उसके हिसाब से आप क्या करो, अपना प्रॉफिट और लॉस है जो कैलकुलेट करो। ठीक है, और उसका नेट रिजल्ट है जो आप कैलकुलेट करो, और वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हो। ठीक है, तब इस पीरियड का जितना टैक्स का एक्सपेंस है, जितना टैक्स का खर्चा है, वो तो किसके हिसाब से होना चाहिए, अकाउंटिंग के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में पेमेंट होगा किसके हिसाब से, आपके इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो पेमेंट जो वो क्या होगा, अलग होगा। चलो पेमेंट तो अलग हो, सिर्फ पेमेंट अलग हो, वहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पेमेंट अलग हो, क्योंकि हम अकाउंटिंग के अंदर अक्रूवल बेसिस पे चलते हैं। सिर्फ अगर पेमेंट अभी कम हो रहा है बाद में ज़्यादा हो जाएगा इस तरीके से हो, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम एक्सपेंडिचर लिख देंगे और पेमेंट जब भी होगा तब करेंगे। लेकिन डिफरेंस जो है वो 2 तरीके हो सकते हैं। डिफरेंस 2 तरीके कैसे, एक डिफरेंस ऐसा हो सकते हैं जो परमानेंट हो, और एक ऐसे हो सकते हैं जो टाइमिंग डिफरेंस हो। परमानेंट मतलब कोई एक्सपेंडिचर ऐसा हो सकता है जो अकाउंट के अंदर लिखा जाता है लेकिन इनकम टैक्स में वो एक्सपेंडिचर कभी भी नहीं लिखा जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये कैसा रहेगा, परमानेंट रहेगा। समझ पा रहे बात? और कोई जो है वो ऐसा है कि जो इनकम जो है वो ऐसा है कि जो इनकम टैक्स के अंदर तो लिखी जाती है लेकिन इसके अंदर अकाउंट्स के अंदर वो इनकम कभी लिखी नहीं जाती है। तो ये जो है डिफरेंस कैसा होगा, परमानेंट नेचर का डिफरेंस होगा। तो इन वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़ कर देता है कि भाई किस तरीके से इसका क्या किया जाए। तो ये जो एस है इसके बारे में बात करता है कि भाई आप टैक्स का कितना रुपए का खर्चा लिखोगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्या कोई असेट या लाइबिलिटी लिखी जा सकती है, क्योंकि इसका इस साल सपोज आपने ज़्यादा टैक्स का पेमेंट किया और उसका आगे वाले सालों में अगर कुछ बेनिफिट मिलने वाला है तो क्या उसे एसेट के रूप में लिखा जा सकता है। या फिर इस साल आपने कम टैक्स का पेमेंट किया, इसकी वजह से आगे वाले सालों में आपको ज़्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, तो क्या लाइबिलिटी को लिखा जा सकता है। तो ये जो है मेन जो सारी बातें वो किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड एज 22 है जो करेगा। क्लियर है, छोटा सा एज
ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन है समझने लायक, तो आप पूरा अटेंटिव होके पूरा ध्यान रख के इसको देखोगे और पूरा ध्यान रख के समझोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। दिस स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेज ऑन इनकम एंड फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग एक्सपेंसेज अगेंस्ट द रेवेन्यू फॉर द पीरियड। ठीक है, वो कह रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से फॉलो करते हुए से हम ये इसको पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग इज मोर पेक्युलर in case of income tax, since the number of cases the taxable income may be significantly different from the income reported in the financial statement due to difference in the treatment of certain item under the taxation law and in the way of reflect in the accounts। वो कह रहा है कि इनकम टैक्स के अंदर और अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे आइटम है जिनका ट्रीटमेंट है जो अलग अलग होता है। कोई भी बंदा होगा, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि इनकम टैक्स के अंदर जो है वो क्या हो, मेरा प्रॉफिट कम से कम दिखे, क्योंकि वहाँ जितना कम दिखेगा उतना मेरा टैक्स का पेमेंट कम होगा। ठीक है, और अकाउंट्स के अंदर मैं क्या चाहूँगा कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा। अगर मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा तो लोग मेरी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो क्या करेंगे, मेरे शेयर की प्राइस है जो बढ़ेगी। समझ पा रहे हो? तो आदमी एट ए टाइम दोनों चाहता है कि भाई अकाउंट के अंदर प्रॉफिट है जो बढ़ाए और इनकम टैक्स में प्रॉफिट है जो कम करे, और उसके लिए उनको क्या चाहिए, सीए चाहिए। ठीक है, और सीए जो है वो ऐसा जुगाड़ करके दे देता है वो उनको, अकाउंट के अंदर प्रॉफिट बढ़ा देता है, इनकम टैक्स में कम कर देता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, इनकम टैक्स को समझ आता है, इनकम टैक्स वापस उसके लिए कोई प्रोविजन बनाता है, और इस तरीके से ये टॉम एंड जेरी वाला गेम है जो चलता रहता है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि जिनका आइटम का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है उनकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके बारे में हम यहाँ पर एज 22 में बात करेंगे। उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मैचिंग सच टैक्सेज अगेंस्ट द रेवेन्यू फॉर द पीरियड poses special problem arising from the fact that the number of cases taxable income may be significantly different from the accounting income। हमारा यहाँ पर मैच करने का इरादा है कि भाई किस तरीके से मैच करेंगे। अभी आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, एक दो इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में आपको मतलब अपन खुद अपने बना के एग्जाम्पल है जो बात करेंगे उस पर, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम अराइजेज ड्यू टू 2 मेन रीजन। वो कह रहा है 2 मेन कारणों से आ सकता है। फर्स्ट जो है वो क्या है, देयर आर डिफरेंसेज बिटवीन द आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज एज अपीयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द आइटम विच इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू और एक्सपेंसेज और डिडक्शन फॉर द टैक्स पर्पज नोन एज परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस कैसा होता है, जैसा एक कोई एक्सपेंस है जो अकाउंटिंग के अंदर तो अलाउ है, ठीक है, मतलब अकाउंटिंग में तो लिखते हैं लेकिन इनकम टैक्स में उसको कभी भी नहीं लिखते हैं, तो ये क्या होगा, परमानेंट नेचर का होगा। समझ पा रहे बात? या फिर ऐसा कोई रेवेन्यू हो गया या ऐसी कोई भी आइटम जो एक जगह तो लिखा जा रहा है लेकिन दूसरी जगह कभी भी नहीं लिखा जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, परमानेंट डिफरेंस कहलाएगा। वहीं पर जो टाइमिंग डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, टाइमिंग डिफरेंस ऐसा रहेगा कि भाई इस साल हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर को ज़्यादा लिखा या कम लिखा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उसका आगे वाले सालों में वापस बेनिफिट मिलेगा। कैसे, सपोज हम ऐसी इंडस्ट्री में है जिस पे क्या किया जाता है, शुरुआत के सालों में ही पहले फर्स्ट ईयर के अंदर ही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका 100% रिडक्शन अलाउड हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस साल जितना प्रॉफिट हुआ इनकम टैक्स में क्या किया, जितना प्रॉफिट हुआ उसका उसमें से जितना डेप्रिसिएशन कितना लेस किया, पूरा 100% लेस करके अपना प्रॉफिट है जो कैलकुलेट किया। इनकम टैक्स अकाउंटिंग में सपोज 20% डेप्रिसिएशन लगा था, तो अकाउंटिंग में क्या किया, 20% डेप्रिसिएशन लगाया। अब अकाउंटिंग में इस साल 20% लगाया, मतलब नेक्स्ट ईयर भी 20% लगाएंगे, ठीक है। और इनकम टैक्स में क्योंकि इस साल अपन 100% डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, इसका मतलब आगे वाले सालों में कोई डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर मिलेगा क्या, मतलब डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा 100% फर्स्ट ईयर में मिल चुका है। तो इस वजह से क्या होगा, इस साल आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि पूरा 100% मिल गया, ठीक है। लेकिन इसके कारण क्या होगा, आगे वाले सालों में आपको इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से आपको क्या करना होगा, ज़्यादा टैक्स का पेमेंट करना होगा। अगर कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसका मतलब ज़्यादा पेमेंट करना होगा। तो आज हमने ज़्यादा मज़े ले लिए, जिसकी वजह से आगे हमें क्या करना होगा, उसका भुगतना होगा। समझ पा रहे हो? या फिर जस्ट इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि भाई शुरुआत के 5 सालों में कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो उस केस के अंदर आज आपने ज़्यादा टैक्स का पेमेंट किया, उसकी वजह से आगे आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो ये क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है, मतलब कि सिर्फ समय का फेर है, आज नहीं तो कल। समझ आ रही बात? तो जो टाइमिंग डिफरेंस है, एक तो क्या टाइमिंग डिफरेंस, और एक परमानेंट, जो कभी नहीं होगा वो परमानेंट में, और जो आज के कारण आगे वाले सालों में होगा वो क्या कहलाएगा, टाइमिंग डिफरेंस।
Secondly, there are a difference between the amount in respect of particular item of revenue or expenditure as recognized in the statement of profit and loss and the corresponding amount which is recognized in computation of taxable income known as टाइमिंग डिफरेंस वगैरह. सेकंड जो होता है वो टाइमिंग डिफरेंस होता है. पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ के हम इसको क्या कर लेते हैं, इसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं. अकाउंटिंग इनकम क्या होगी, अकाउंटिंग इनकम और लॉस क्या होगा, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी आप अकाउंटिंग का रिजल्ट आएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस कहलाएगा. ठीक है. इज द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पीरियड इज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस और एडिंग इनकम टैक्स सेविंग. वो कह रहा है कि अकाउंटिंग इनकम क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर अकाउंट्स. ठीक है. और टैक्सेबल इनकम क्या होगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर इनकम टैक्स. ठीक है. इनकम टैक्स के रूल्स प्रोविज़न के हिसाब से जो हमने हमारा इनकम और लॉस जो है वो प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट किया वो क्या कहलाएगा, आपका टैक्सेबल इनकम कहलाएगा. इज द अमाउंट ऑफ इनकम और लॉस फॉर ए पीरियड डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स लॉ बेस्ड अपॉन विच इनकम टैक्स पेबल इज डिटरमाइंड. ठीक है. यहाँ पर लिखा इनकम टैक्स है, लेकिन ये सिर्फ इनकम टैक्स पे नहीं है, बाकी भी टैक्स अगर कोई है तो उस केस के अंदर भी ये आपके हो सकता है. समझ पा रहे बात, जीएसटी में भी ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है. टैक्स एक्सपेंस क्या होता है या टैक्स सेविंग क्या होती है, इज द एग्रीगेट ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स चार्ज और क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड. अब जो टैक्स एक्सपेंस है अपना कैलकुलेशन जो होगा वो क्या होगा, टैक्स एक्सपेंस का ही कैलकुलेशन करेंगे. मतलब क्या होगा, अब सर हमें आपने और कंफ्यूज कर दिया कि चलो अकाउंटिंग के प्रॉफिट अलग होता है, ये अलग होता है, टाइमिंग डिफरेंस होता है और परमानेंट डिफरेंस होता है, सब कुछ बात मानिए आपकी. ठीक है. लेकिन अब हमें ये बताओ कि आपने कहा था कि अकाउंटिंग जो है इनकम वो है भाई जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर उसमें से टैक्स का खर्चा तो कुछ लिखना होगा अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर. हाँ लिखना होगा. तो वो कितना लिखा जाएगा, अब हम क्या पूछ रहे हैं कि अकाउंट्स के अंदर इनकम टैक्स का कितना एक्सपेंडिचर लिखा जाएगा. तो हमने कहा कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से पता करके हम बताएंगे कि कितना लिखना चाहिए. उन्होंने कहा कि आपने कहा कि कंफ्यूज मत करो, सही से बताओ. तो हमने कहा कि टैक्स एक्सपेंस जो वो लिखा जाएगा किसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर. हमने कहा टैक्स एक्सपेंस का मतलब, तो उन्होंने कहा कि इज द एग्रीगेट ऑफ करंट टैक्स, एक तो इसमें करंट टैक्स आएगा और एक डेफर्ड टैक्स चार्ज और क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड. एक तो इस साल का टैक्स और उसके अलावा डेफर्ड टैक्स जो भी है वो मिला के सारा का सारा इसमें आएगा. हमने कहा डेफर्ड टैक्स क्या, उन्होंने कहा शांति रखो आगे समझ आ जाएगा. ठीक है. करंट टैक्स क्या है, करंट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड टू बी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर ए पीरियड. जो टैक्सेबल इनकम टैक्स के हिसाब से जो आपने कैलकुलेट की है इनकम, उसके हिसाब से जितना बनता है वो तो क्या कहलाएगा, करंट टैक्स. ठीक है. उतना तो देना ही है. ठीक है. लेकिन जो अकाउंटिंग और उनका डिफरेंस है उसकी वजह से जो आ रहा है वो क्या कहलाएगा, डेफर्ड टैक्स कहलाएगा. डेफर्ड टैक्स इज टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस. जो डेफर्ड टैक्स बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से बनेगा. ठीक है. टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस अपन बात कर चुके हैं. टाइमिंग क्या, आर द डिफरेंस बिटवीन द टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम फॉर ए पीरियड दैट ओरिजिनेटेड इन वन पीरियड एंड आर कैपेबल ऑफ रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड. ठीक है. परमानेंट आर द डिफरेंसेज बिटवीन द टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम फॉर द पीरियड दैट ओरिजिनेटेड इन वन पीरियड एंड डू नॉट रिवर्स सब्सिक्वेंटली. एक तो टाइमिंग डिफरेंस मतलब कि जो इस साल आपने ज़्यादा या कम पेमेंट किया लेकिन उसकी वजह से आगे आपको बेनिफिट या नुकसान होगा. ठीक है. तो वो टाइमिंग डिफरेंस हो गया. और एक ऐसा है जिसको में आपने आज कम या ज़्यादा दिया लेकिन उसका आगे कोई इफेक्ट आएगा नहीं, तो वो क्या है, परमानेंट डिफरेंस है. सर काफ़ी कुछ बात की लेकिन अभी कुछ खास क्लियर हमें हुआ नहीं. क्लियर है भाई, कोई बात नहीं, नहीं हुआ. अभी हम आपको पूरा का पूरा समझा देते हैं. जैसे क्या था, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हो गया इनकम टैक्स. पहले अकाउंट लिखते हैं क्योंकि अकाउंट पढ़ रहे हैं ना, तो पहले अकाउंट लिखते हैं, फिर लिखते हैं इनकम टैक्स. ग्रॉस प्रॉफिट है सपोज दोनों के हिसाब से 5 लाख. ठीक है. उसमें से एक्सपेंस जो है वो इस तरीके से दे रखे हैं, एक्सपेंस 1 2 3 4. ठीक है. एक्सपेंस 1 जो है वो क्या है, यहाँ पर लिखा गया है 1 लाख का
ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक्सपेंस 2 जो है वो इनकम टैक्स में लिखा गया है 2 लाख का, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये जो है जो एक्सपेंस 3 है वो यहाँ लिखा गया, अकाउंटिंग के अंदर लिखा गया उसको 80,000 का, और यहाँ पर लिखा गया है 40,000 का, और यहाँ 1/4 जो है वो यहाँ पर है 60,000, और यहाँ पर ये लिखा गया है इसको 1,50,000, ठीक है। तो अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट जाता है वो कितना आता है 5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 80,000 माइनस 60,000। तो अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट हो रहा है 2,60,000, और इनकम टैक्स में प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख माइनस 3,50,000 माइनस 40,000, कितने का हो रहा है 1,10,000, ठीक है। अब अपन एक एक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग इनकम। तो अकाउंटिंग इनकम क्या है, इज ए नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पीरियड एज रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस और एडिंग इनकम टैक्स सेविंग, ठीक है। तो कह रहा है इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट करने के पहले जितना प्रॉफिट अकाउंट शो कर रहा है उतना क्या कहलाएगा इनकम टैक्स अकाउंटिंग इनकम। तो ये कितना हो गया 2,60,000 अकाउंटिंग इनकम, ठीक है। उसके बाद में टैक्सेबल इनकम इज द अमाउंट ऑफ इनकम और लॉस फॉर ए पीरियड डिटरमाइनिंग इन अकॉर्डेंस विद टैक्स लॉ बेस्ड अपॉन द इनकम टैक्स पेबल इज डिटरमाइन। तो वो कह रहा है जो इनकम टैक्स के हिसाब से जो आपकी इनकम या लॉस जो भी है वो क्या कहलाएगा इनकम टैक्सेबल इनकम, जो कितनी आ रही है 1,10,000। क्लियर है, अब ये दोनों तो क्लियर हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में टैक्स एक्सपेंस या टैक्स सेविंग इज द एग्रीगेट ऑफ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, दोनों के बारे में बात की, डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स। डेफर्ड टैक्स अभी समझ नहीं आया, इसलिए हम इसको अभी एक बार इसको छोड़ते हैं। करंट टैक्स का मतलब क्या है, करंट टैक्स इज ए अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड टू बी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर ए पीरियड। जो टैक्सेबल इनकम है इसके रेस्पेक्ट में जितना इनकम बनता है, जितना टैक्स बनता है वो क्या कहलाएगा करंट टैक्स कहलाएगा। सपोज रेट जो है वो क्या है 30% है, रेट जो है वो क्या है 30% है, तो कितना हो गया 1,10,000 का 30% कितना हो गया 33,000। तो ये क्या कह रहा है करंट टैक्स का मतलब क्या है, करंट टैक्स का मतलब इज अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइंड टू बी पेबल, जिसको पेबल करना है या पे रिकवरेबल, अगर लॉस के केस में रिकवरेबल भी हो सकता है, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। तो टैक्सेबल इनकम कितना था 1,10,000, उसका 30% कितना 33,000, तो 33,000 रुपये क्या हो जाएगा आपका करंट टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स इज द टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। डेफर्ड टैक्स जो है वो किसके वजह से टाइमिंग डिफरेंस की वजह से है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर 1 जो है वो कैसा है, रिकॉर्डेड इन अकाउंट बट नेवर अलाउड इन इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स को IT लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो है वो क्या है अलाउड इन इनकम टैक्स बट नेवर रिकॉर्डेड इन अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में थर्ड जो है वो क्या है शॉर्ट रिकॉर्डेड इन excess recorded in account but adjusted in upcoming year, ठीक है। या फिर
यहाँ पर जो है वो सेम हो जाएगा, बस शॉर्ट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स बट एडजस्टेड इन नेक्स्ट ईयर। तो ये इस तरीके की 4 सिचुएशन है कि भाई समझिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा भाई। एक बार ये समझ आ गया फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि ये जो पहला एक्सपेंस जो है वो क्या है, अकाउंट्स के अंदर तो लिखा जाता है लेकिन इनकम टैक्स में कभी भी नहीं लिखा जाएगा। ये जो है क्या है, अकाउंट के अंदर तो लिखा जाता है लेकिन इनकम टैक्स में कभी भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो है वो क्या है, इनकम टैक्स में तो लिखा जाता है लेकिन अकाउंट के अंदर उस एक्सपेंस को कभी भी नहीं लिखा जाएगा। पहला कैसा कि अकाउंट के अंदर तो लिखा जाता है, इनकम टैक्स में कभी भी उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और दूसरा कैसा, जो इनकम टैक्स में तो लिखा जाता है लेकिन अकाउंट में कभी भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों एक्सपेंडिचर है, इन दोनों की वजह से जो डिफरेंस आएगा उनको क्या कहेंगे हम, परमानेंट डिफरेंस। इनकी वजह से इनको हम क्या कहेंगे, परमानेंट डिफरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की। ध्यान से समझिएगा, ये जो थर्ड और फोर्थ जो है ये कैसे है। ये थर्ड और फोर्थ के बारे में क्या कहा कि ये अभी ज़्यादा या कम हुए लेकिन इनका बेनिफिट या जो भी प्रॉब्लम होगी वो आगे के सालों में होगी, मतलब या तो बेनिफिट मिलेगा या आगे वाले सालों में ज़्यादा पेमेंट होगा। अब यहाँ पर देखो, अपना अकाउंट के अंदर एक्सपेंडिचर कितना लिखा है, 80,000। सपोज ये डेप्रिसिएशन है, कोई डेप्रिसिएशन 1 और ये डेप्रिसिएशन 2 है। एक असेट है जिसका डेप्रिसिएशन जो है इस साल कितना मिला है, 80,000 मिला, लेकिन इनकम टैक्स में कितना अलाउ किया, 40,000। अब इस साल कम डेप्रिसिएशन मिला है, इसका मतलब ये है इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि भाई आगे वाले सालों में आप एडजस्ट कर देना। समझ पा रहे हो बात। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हमने क्या किया है, अकाउंट्स के अंदर क्या किया है, 40,000 का एक्सेस एक्सपेंडिचर इन अकाउंट्स। क्लियर है। ये वाला इसकी वजह से क्या किया है, ये क्या किया है, यहाँ पर हमने 40,000 रुपये का एक्सेस डेप्रिसिएशन है जो लगाया अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। और जिसका बेनिफिट क्या होगा, हमें आगे वाले सालों में मिलेगा। तो इसके मामले में सोचिएगा, अकाउंट्स के अंदर क्या किया आपने, जो इनकम है वो क्या की है, कम की है, और इनकम टैक्स ने क्या किया है, उस एक्सपेंस को कम अलाउ किया। अब इनकम टैक्स ने क्योंकि उस एक्सपेंस को कम अलाउ किया, उसकी वजह से क्या होगा, आगे वाले सालों में वो एक्सपेंडिचर हमें अलाउ होगा। तो 40,000 रुपये जो इस साल हमें नहीं मिले, जिसका डिडक्शन हमें इस साल नहीं मिला, लेकिन इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, आगे वाले सालों में मिलेगा। समझ पा रहे हो। 40,000 का डेप्रिसिएशन इस साल इनकम टैक्स ने कम अपने को अलाउ किया, लेकिन अल्टीमेटली तो 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा इनकम टैक्स में जाके भी और अकाउंट्स के अंदर भी जाके, ठीक है। 100% डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी लिखेंगे और 100% इनकम टैक्स में भी लिखेंगे। लेकिन आज जो है, आज का समय कैसा है, आज के समय में हमने क्या किया, अकाउंट के अंदर ज़्यादा लिखा है और इनकम टैक्स में क्या लिखा है, कम अलाउ हुआ है। अब समझिएगा, इनकम टैक्स में आज कम अलाउ हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, हमें आगे वाले सालों में क्या होगा, बेनिफिट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमें आगे वाले सालों में बेनिफिट होगा। तो इस वजह से इसके रेस्पेक्ट में क्या बनेगी, डेफर्ड टैक्स असेट। क्या बनेगी, डेफर्ड टैक्स असेट कि 40,000 रुपये जो है वो हमने इस साल इनकम टैक्स में कम खर्चा लिखा है और उसकी वजह से हमें आगे वाले सालों में क्या होगा, 40,000 रुपीज़ का फ़ायदा मिलेगा। सेकंड वाले केस के अंदर देखिए, अकाउंट्स के अंदर आपने कितना लिख दिया, 60,000, और इनकम टैक्स में कितना अलाउ हुआ है, 1,50,000। तो इनकम टैक्स में क्या हो गया, ज़्यादा डेप्रिसिएशन आ जाता है, आपने ले लिया, मतलब ज़्यादा खर्चा ले लिया, मतलब इनकम जो है वो आपने क्या कर दी, कम कर दी। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, आने वाले सालों में आपको क्या करना होगा, टैक्स का पेमेंट ज़्यादा करना होगा। क्यों, क्योंकि आगे वाले सालों में, आने वाले सालों में अब डेप्रिसिएशन हमें इनकम टैक्स में कम मिलेगा, और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कम मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, आगे वाले सालों में हमें क्या होगा, टैक्स का पेमेंट है जो ज़्यादा करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कितना कम लिखा है भाई, 1,50,000 माइनस 60,000, 90,000 शॉर्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस इन अकाउंट्स। हमने क्या किया, अकाउंट्स के अंदर 90,000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर कम लिखा है, ठीक है, या फिर यूँ कह दो कि इनकम टैक्स में ज़्यादा लिखा है। तो इस इनकम टैक्स में ज़्यादा लिखा है, उसकी वजह से क्या होगा, आगे वाले सालों में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर कम अलाउ होगा। तो उस वजह से क्या होगा, आपको आने वाले सालों में क्या होगा, टैक्स का पेमेंट ज़्यादा करना होगा। तो इसकी वजह से ये क्या बनेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है। तो इसके बाद में आपको
दो चीज़ें जो डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के बारे में तो अभी उन्होंने नहीं कहा, अभी इन्होंने कहा डेफर्ड टैक्स के बारे में। तो डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या है? इज द टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, कि जो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो टैक्स इफेक्ट आ रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका डेफर्ड टैक्स कहलाएगा। सर हमें समझाइए कैसे? तो अब हम क्या करेंगे? नेट करके लिखेंगे। नेट करके कैसे लिखेंगे? नेट करके हम ऐसे लिखेंगे कि भाई जो ऐसा है कि जो टाइमिंग डिफरेंस है वो सारा हम क्या करेंगे? नेट करेंगे। तो टाइमिंग डिफरेंस का नेट कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि भाई अकाउंट्स के अंदर टोटल जो है वो कितना लिखा? डेप्रिसिएशन 80 + 60 कितना हो गया? 1,40,000 और इनकम टैक्स में कितना लिखा? 1,90,000। तो इनकम टैक्स में अल्टीमेटली आपने नेट मिला के क्या किया है? 50,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा दिया है। 50,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा लिया है। समझ पा रहे हो बात? इनकम टैक्स में टोटल मिला के आपने क्या किया? 50,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा लिया है। तो इस 50,000 का आज आपने फ़ायदा लिया, इसकी वजह से आपको क्या करना होगा? आगे वाले सालों में टैक्स जो है वो ज़्यादा पे करना होगा। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? इस 50,000 का अल्टीमेटली बेनिफिट तो कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। तो 50,000 का 30% कितना हो गया? 50,000 × 0.3 कितना? 15,000 रुपये। तो ये 15,000 रुपये जो है वो आपका क्या हो जाएगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये क्या हो जाएगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। समझ पा रहे हो बात? ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता था और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी हो सकता था। अब हम बात करते हैं डेफर्ड टैक्स कौन सा होगा? तो डेफर्ड टैक्स कितना? ये 15,000 जो ये क्या है? डेफर्ड टैक्स है। समझ पा रहे हो बात? तो टोटल अब समझिएगा करंट टैक्स का मतलब क्या? करंट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइनेबल टू बी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द और फॉर द पीरियड। ठीक है, जितना है वो करंट टैक्स में आ गया। डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या है? इज द टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। जो डेफर्ड टैक्स हमने कितना बताया? 15,000 बताया। ठीक है। अब टैक्स एक्सपेंस कितना लिखा जाएगा? इज द एग्रीगेट ऑफ करंट टैक्स, इस साल का जितना टैक्स है जो टैक्सेबल इनकम पे बनता है वो, एंड उसके अलावा क्या है? डेफर्ड टैक्स चार्ज और क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। और उसके अलावा जो डेफर्ड टैक्स इस साल के अंदर जितना क्रेडिट किया जाएगा इस हमारी बुक के अंदर, वो भी क्या कहलाएगा? डेफर्ड, वो भी हमारे टैक्स एक्सपेंस के अंदर ऐड होगा। अब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो होगा उसके लिए आप एंट्री क्या करोगे कि टैक्स एक्सपेंस है इस साल का, ठीक है, लेकिन उसको हमने क्या किया? आज पे नहीं किया हमने, उसकी जगह क्या किया? उसको डेफर किया। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। और ये कितने से करोगे? 15,000 से। तो आपका टोटल जो है वो टैक्स का एक्सपेंस कितना माना जाएगा कि साहब 33,000 तो इस साल का था और इस साल हमने पे कर दिया। अब देखिएगा 33,000 तो जो था इस साल का और इस साल पे कर दिया, और इस साल का 15,000 रुपये हमें और देना चाहिए था, लेकिन हमने 15,000 रुपये नहीं दिया क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविज़न अलग थे और अकाउंट्स के प्रोविज़न अलग थे। लेकिन ये जो 15,000 है इसका हमें अल्टीमेटली आगे वाले सालों में पेमेंट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इस साल का खर्चा जो 33,000 ये 33,000 ये और 15,000 ये, तो टोटल हमारा टैक्स एक्सपेंस जो है वो कितना होगा? 33 + 15 कितना? 3, 4, 4, 48,000। टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 48,000। अब इस 48,000 में से क्या किया आपने? 33,000 इस साल का वो इस साल पे कर दिया, और जो 15,000 जो इस साल का है एक्चुअल में इस साल का देना चाहिए था, लेकिन इनकम टैक्स ने इस साल आपको माफ़ कर दिया, लेकिन इसकी वजह से आगे आपको देना पड़ेगा। तो ये 15,000 जो है वो आपके लिए क्या बन जाएगी? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। अब इसकी जगह डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी हो सकता है और डेफर्ड टैक्स असेट भी हो सकता है। इस वजह से उन्होंने क्या कहा? डेफर्ड टैक्स चार्जेज और क्रेडिटेड। अब इसकी जस्ट अपोजिट सिचुएशन हो जाती है कि भाई इनकम टैक्स ने क्या किया? डेप्रिसिएशन ने जो कम अलाउ किया होता और अकाउंट्स ने हम क्या कर दिया होता? ज़्यादा लिख दिया होता। तो उस केस में क्या हो जाती? जस्ट अपोजिट सिचुएशन हो जाती और उस केस में क्या बनता? डेफर्ड टैक्स असेट बनता। तो डेफर्ड टैक्स असेट बनता तो हम क्या एंट्री करते हैं? डेफर्ड टैक्स असेट टू टैक्स एक्सपेंस। तो हम जो हमारा टैक्स एक्सपेंस होता है उसमें से हम क्या कर देते? कम कर देते। समझ पा रहे बात? तो अल्टीमेटली इस तरीके से हम क्या करेंगे? डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का पता करके हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करें। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन इसके अंदर अभी भी होगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको क्या होता जाएगा? ये क्लियर होता जाएगा। अभी आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि दो तरीके के डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस होते हैं और एक आपके
परमानेंट डिफरेंस होते हैं। जो परमानेंट है उसको तो आपको इग्नोर करना है, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो भी है उसको आपको क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा, और उसकी वजह से आपके डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी। और ये डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किसके अगेंस्ट में होगी, आपके एक्सपेंस के अगेंस्ट में होगी। ठीक है, अगर डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगी तो उस केस में आपका जो टैक्स का एक्सपेंस है उस अमाउंट को कम करके बनेगी, और अगर आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी तो उस केस के अंदर वो क्या करेगी, आपके टैक्स का अमाउंट जो वो बढ़ाएगी। ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखिए, इसके अंदर थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अगर आपने पूरा पेशेंस नहीं रखा, आधे में छोड़ दिया, तो ये आपको कभी समझ नहीं आएगा। इस एस को समझने के लिए आपको पूरा एस जो है वो पढ़ना होगा, फिर इसके क्वेश्चन करने होंगे, और जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे उसके बाद में जाके ये आपको समझ आएगा। और उसके बाद में एक बार आपको फिर दोबारा खुद से रीडिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और है बहुत ईजी। और पहली बार के अंदर आपको थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपका एज जो है वो ग्रिप के अंदर आ जाएगा। तो आप इसको एक बार पूरा अटेंटिवली, पूरा आराम से इसको समझने की कोशिश करो। जब एक बार पूरा समझ आ जाएगा फिर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे, मतलब जिस क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में एक बार आप खुद से वापस कर लीजिएगा। फिर अगर कोई डाउट आए तो आपके पास मेरे नंबर तो है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। रिकॉग्नाइजेशन टैक्स एक्सपेंस फॉर द पीरियड comprising current tax and deferred tax should be included in the determination of net profit or loss for the period. टैक्स एक्सपेंस फॉर द पीरियड कंप्राइजिंग करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, जो करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों मिला के जितना भी है वो क्या किया जाएगा, नेट प्रॉफिट और लॉस के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, परमानेंट डिफरेंस डू नॉट रिजल्ट इन डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वो कह रहा है कि परमानेंट जो डिफरेंस है वो कभी भी डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में नहीं आएंगे। कारण क्या है, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें मिलेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? जो परमानेंट डिफरेंस है उसका आगे बेनिफिट मिलेगा क्या, या आगे वाले सालों में ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा क्या उसकी वजह से? नहीं, वो तो परमानेंट है, तो उसको क्या कर दो आप, इग्नोर कर दो। उसके लिए कोई भी ना डेफर्ड टैक्स का एक्सपेंस होगा उसके लिए, ना डेफर्ड टैक्स एसेट होगी, ना उसके लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। टैक्सेज ऑन इनकम आर कंसिडर टू बी एक्सपेंस इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज इन अर्निंग इनकम और अक्रूड इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज टू विच दे रिलेट। अब क्या कहा है कि टैक्स का एक्सपेंडिचर हम जो है अकाउंट क्या करता है, उसी साल में उसको खर्चे को मानता है जिस साल के अंदर उससे रिलेटेड इनकम कमाई गई है। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स क्या करता है, कई जगह जो ऐसा नहीं करता है। इनकम टैक्स कई जगह क्या करता है, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट है वो नहीं फॉलो करता। जैसे उन्होंने क्या कर दिया, 100% डेप्रिसिएशन पहले साल में अलग कर दिया। अब एसेट तो सपोज 5 साल यूज होगी तो अकाउंट्स तो उसको 5 साल में लिखेगा, लेकिन इनकम टैक्स ने तो क्या कर दिया, पूरा का पूरा 100% इसी साल लिख दिया। तो अकाउंटिंग के और इसके बीच में डिफरेंस आ गया। सच में मैचिंग में रिजल्ट इनटू टाइमिंग डिफरेंस, और वो कह रहा है कि इसकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस है जो क्रिएट होते हैं। द टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस आर इंक्लूडेड इन टैक्स एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। तो ये जो टाइमिंग डिफरेंस होगा उसकी वजह से जितना आपका टैक्स का एक्सपेंस बनता है वो क्या होगा, आपका इस साल के इनकम टैक्स के अंदर P&L के अंदर ऐड होगा। ठीक है, और उसके अगेंस्ट के अंदर क्या होगी आपकी, या तो एसेट बन सकती है या लायबिलिटी बन सकती है। अगर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उस केस के अंदर क्या होगा, एक्सपेंस को बढ़ाना है तो उस केस के अंदर लायबिलिटी क्रिएट करोगे, और अगर कम करना है तो उस केस के अंदर आप एसेट क्रिएट करोगे। लेकिन एसेट और लायबिलिटी तभी क्रिएट करोगे जब आपको लगता है कि आने वाले सालों में इसका वापस क्या होगा, रिवर्सल होगा। इस साल ज़्यादा डेप्रिसिएशन लिखा है या कम लिखा है, उसका आगे वाले सालों में वापस रिवर्सल होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। While recognizing the tax effect of timing difference, consideration in prudence cannot be ignored। वो कह रहा है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है ना उसको मत भूल जाना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कौन सा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इग्नोर एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड। सर इसका मतलब तो डेफर्ड टैक्स एसेट कभी भी हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे? नहीं, डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ परमिशन देगा AS 22, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन देगा कि भाई आप वर्चुअली सर्टेन होने चाहिए कि भाई टैक्स का जो है आगे वाले सालों में उसकी वजह से बेनिफिट मिलेगा। इस साल आपने ज़्यादा पेमेंट किया लेकिन इसकी वजह से आगे वाले सालों में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस मामले में सर्टेन है तभी आप क्या कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। क्लियर है? Therefore, deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty of their realization। वो कह रहा है कि डेफर्ड टैक्स एसेट तभी लिखेंगे जब ये वर्चुअली सर्टेन है कि हम उसको रियलाइज करेंगे। दिस रीजनेबल लेवल ऑफ सर्टेनिटी वुड नॉर्मली बी अचीव्ड बाय एग्जामिनिंग द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ एंटरप्राइज एंड मेकिंग रियलिस्टिक
एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट फॉर द फ्यूचर। वो कह रहा है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, रियलिस्टिक जो हमारा फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है उसके लिए हमें क्या करना होगा, रीजनेबली कैलकुलेट करना होगा कितना होगा। वेयर एन एंटरप्राइज हैज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज अंडर इनकम टैक्स लॉ। वो कह रहा है कि देखो टाइमिंग डिफरेंस के मेन जो दो कारण है ना, वो तो एक तो है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और एक कैरी फॉरवर्ड लॉस। क्योंकि कैरी फॉरवर्ड सपोज इस साल का आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस है, तो ये जिस साल आपकी इनकम होगी उस वक्त आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट से मतलब आपकी इनकम टैक्स से बचाएगा। सपोज इस साल का मेरा कैरी फॉरवर्ड लॉस पड़ा है 2 लाख रुपए का, तो आगे वाले साल सपोज 4 लाख कम होगा तो 4 लाख में से 2 लाख रुपये ये एडजस्ट हो जाएंगे और मुझे 2 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो है सेट ऑफ और ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मेनली ये दो कारण होते हैं किसके, टाइमिंग डिफरेंस के। डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली टू द एक्सटेंट दैट देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय द कॉनकेव evidence that the sufficient future taxable income will be available against which the such deferred tax asset can be realized। वो कह रहा है कि हम तभी लिखेंगे जब हम सर्टेन है कि आगे वाले सालों में इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि भाई जिसके अगेंस्ट सेट ऑफ लॉस जो है वो एडजस्ट कर सकें, कैरी जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वो सेट ऑफ कर सकें। अगर आगे वाले सालों में ही जाके फिर से लॉस होने वाला है तो क्या हम इसको लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। समझ पा रहे हो, क्या हम डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेंगे, क्या नहीं। तो उन्होंने कहा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करते हो वहाँ तो हमें कोई दिक्कत है नहीं साहब, वो तो तुम तुम्हारे हिसाब से करो वो सही है क्यों। लेकिन अगर डेफर्ड टैक्स एसेट आप अपनी बुक के अंदर लिख रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट आप तभी लिखो जब आपको पक्का हो कि आगे वाले सालों में इसका बेनिफिट आप ले पाओगे। क्लियर। रीस्टेटमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एसेट एट ईच बैलेंस शीट दैट, ये आपको हर जगह लाइन मिलेगी, ये जो पैराग्राफ है ये आपको हर जगह मिलेगा। रीस्टेटमेंट या रिव्यू जो भी आपके प्रोविजन वगैरह होते हैं या जो भी आपके फ्यूचर से रिलेटेड जो भी होता है उन सारों में आपको क्या करना होता है, रिव्यू करना होता है। ठीक है। एट ईच बैलेंस शीट डेट एन एंटरप्राइज रीअसेस unrecognized deferred tax asset, the enterprise recognized previously unrecognized deferred tax asset to the extent that it has become reasonably certain or virtually certain as the case may be that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax asset can be realized। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भाई आप हर साल के एंड पे चेक करना, अगर आपने डेफर्ड टैक्स एसेट वगैरह लिख रखा है तो आप अब हर साल के एंड पे चेक करोगे क्या अभी भी आपको लग रहा है कि आगे वाले सालों में आप इसको रियलाइज़ कर पाओगे, आप इसका बेनिफिट उठा पाओगे। और जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट जो भी लिखा उतना अमाउंट जो हर साल के एंड पे एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद में मेजरमेंट। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है तो थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो एक बार तो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक बार थ्योरी पूरी कर लेते हैं, लेकिन अभी ये इस पूरा ग्रिप में नहीं आया, ये मैं मान रहा हूँ और आप भी मान लीजिए कि अभी आपके ये ग्रिप के अंदर नहीं आया। ये पूरा ग्रिप में कब आएगा, जब इसके क्वेश्चन करेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक ग्रिप में नहीं आएगा। तो सर सीधा क्वेश्चन पे चले गया, नहीं, पहले अपन पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद में पढ़ने का फिर मन नहीं होगा, क्योंकि लगेगा कि यार इतना ईजी तो समझ आ गया। ठीक है, तो अपन उससे पहले एक बार क्या कर लेते हैं, पूरा रीडिंग मार लेते हैं, जितना इसने स्टडी मटेरियल में लिखा सारा रीडिंग मार लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन कर लेंगे ताकि अच्छे से अपना ये हो जाएगा। ठीक है। मेजरमेंट। करंट टैक्स शुड बी मेजर्ड एट द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू द टैक्सेबल अथॉरिटी यूजिंग द एप्लीकेबल टैक्स रेट एंड टैक्स लॉ। अब यहाँ पर क्या मेजरमेंट के लिए उन्होंने क्या, देखो टैक्स की रेट जो है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। यहाँ पर ये क्या बात करेगा टैक्स की, तो उन्होंने कहा इस साल तो जितनी टैक्सेबल इनकम उस पर तो इस साल की जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से पेमेंट करना है, लेकिन जो आगे जो है टाइमिंग डिफरेंस है वो एडजस्ट कब होगा, आगे वाले सालों में एडजस्ट होगा। अब जब वो आगे वाले सालों में एडजस्ट होगा तो आगे वाले सालों में रेट जो है वो क्या होगी, अलग होगी। सपोज इस साल 30% और आगे वाले साल रेट जो वो 35% कर दी, तो इस साल जो आपने टैक्स दिया वो 30% के हिसाब से, लेकिन कुछ टाइमिंग डिफरेंस का अमाउंट जो था वो आगे वाले सालों में एडजस्ट हो रहा है 1 लाख, तो वो 1 लाख एडजस्ट किस पे हो रहा है, 35% के रेट पे एडजस्ट हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने बताया क्या, टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द टैक्स रेट एंड टैक्स लॉ दैट हैव इनेक्टेड बाय द बैलेंस शीट डेट। तो हम टैक्स का जो भी है वो कब देखते हैं, जो भी रेट वगैरह उसके हिसाब से बैलेंस शीट डेट है उसके हिसाब से हम करते हैं। हाउएवर सर्टेन अनाउंसमेंट ऑफ टैक्स रेट और टैक्स लॉ बाय द गवर्नमेंट मे हैव द सब्सटेंशियल इफेक्ट ऑन एक्चुअल इनेक्टमेंट। कई बार क्या करता है, जैसे अभी डीटी से आने वाला है, ये इस तरीके का अनाउंसमेंट जो है वो अगर आ जाते हैं तो उस केस के अंदर, जैसे डीटीसी के मामले में तो नहीं, लेकिन अगर टैक्स रेट के मामले में सपोज उन्होंने ऐसा कोई अनाउंसमेंट कर दिया और वो हो चुका है,
In these circumstances, deferred tax and asset and liability are measured using such announced tax rate और tax laws. अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो चुका है बैलेंस शीट डेट पे, तो आपकी जो आने वाली रेट है, जो फ्यूचर रेट है, उसके हिसाब से आपका डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी उसके हिसाब से कीजिए। ऐसा क्यों किया गया? देखो भाई, क्योंकि आपको पता है कि डेफर्ड टैक्स का मतलब ही क्या है, ये जो है इसका अल्टीमेट बेनिफिट आने वाले सालों में मिलेगा। तो आने वाले सालों में बेनिफिट कितना मिलेगा? जो आने वाले सालों में जो रेट होगी उसके हिसाब से। अगर रेट आपको पता नहीं है तो बैलेंस शीट डेट पे जो रेट है उसके हिसाब से करो। ये इसने लॉजिकल बात कही। और उन्होंने कहा अगर आपको पता है ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो गया तो उस केस के अंदर अगर आपके पास जो रेट अवेलेबल है आने वाले सालों की, तो उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि वो और ज़्यादा क्लियर पिक्चर देगी। डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी डिस्काउंटेड टू देयर प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा कहीं देखने को मिलेगा नहीं। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एक एज 10 जो है उसने कह रखा है, जो डिसमेंटलिंग वगैरह की जो कॉस्ट होती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए नया आया, इसीलिए उसने कहा एज 19 वगैरह कुछ बात करते हैं। बाकी हर जगह जो है प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं करी। एज 29 में भी हमने देखा कि प्रेजेंट वैल्यू जो वो नहीं करेंगे हमारे जो भी प्रोविजन हो। रिव्यू ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, देखो ये जो है रीस्टेटमेंट कहो, रीस्टेटमेंट का मतलब तो क्या है? रीस्टेट करो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? रिव्यू का मतलब क्या है? चेक करो कि आपने जो लिखा है वो अभी भी सही है या नहीं है, ठीक है। रीस्टेट का तो मतलब हर साल के एंड पे होगा, ऐसा मतलब वो रीस्टेटमेंट का मतलब हर साल के एंड पे आप डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करोगे। और रिव्यू का मतलब अगर आपने लिख रखा है डेफर्ड टैक्स एसेट तो वो चेक करो कि क्या वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा। द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी रिव्यूड एट द ईच बैलेंस शीट डेट। द एंटरप्राइज शुड राइट डाउन द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट टू द एक्सटेंट दैट it is no longer reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available against which the deferred tax asset can be realized। वो कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि अब इसमें से कुछ पोर्शन है जो हम कभी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, तो उतना आप क्या कर दीजिएगा? राइट डाउन कर दीजिए। एनी सच रिटर्न राइट डाउन मे बी रिवर्स टू द एक्सटेंट दैट इट बिकम रीजनेबली सर्टेन और वर्चुअली सर्टेन। अब फर्स्ट ईयर के एंड पे अपने को लगा कि इसमें से 1 लाख की डेफर्ड टैक्स एसेट बना रखा है, ठीक है। अब उसमें से लगा कि यार 20,000 तो कभी भी रियलाइज़ नहीं होगा, ठीक है, तो हमने 20,000 राइट ऑफ कर दिया। अब उससे नेक्स्ट ईयर वापस लग रहा है कि यार नहीं, ये 20,000 हमें रियलाइज़ हो जाएगा, तो हम वापस उसको क्या कर सकते हैं? डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन जितना राइट डाउन किया उतने तक ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप वापस डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर है? उसके बाद में डिस्क्लोजर की, डिस्क्लोजर में क्या देना होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अंडर एज 22 देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोजर करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाउएवर कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेज ऑन प्रॉफिट शुड बी डिस्क्लोज। वो कह रहा है कि एज 22 ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से बातें मान के आपको ये दोनों बता देना चाहिए। एज 22 डज नॉट रिक्वायर एनी रिकन्सिलेशन बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस, ये ध्यान रखिएगा। एज 22 कभी नहीं कहता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और इनकम टैक्स का प्रॉफिट है जो उसका रिकन्सिलेशन करके बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस आया था और इस वजह से अकाउंटिंग प्रॉफिट से आप इनकम टैक्स वाले प्रॉफिट पे जाओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट में द ब्रेकअप ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इनटू मेजर कंपोनेंट ऑफ रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट बी डिस्क्लोज टू द नोट्स टू द अकाउंट। वो कह रहा है कि डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अब देखो डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में प्रॉब्लम क्या होगी? ये ना तो करंट एसेट में आएगा ना करंट लायबिलिटी में आएगा। क्यों? क्योंकि करंट एसेट के अंदर क्या आता है? जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ये करंट एसेट टाइप में भी नहीं होगा। और क्योंकि इसका बेनिफिट जो 2 साल 3 साल पता नहीं कब मिले, तो ना वो करंट एसेट में उसको लिखना जायज़ है, ना उसको लॉन्ग टर्म में लिखना जायज़ है कि पता नहीं कब होगा। 2 साल में, अब आगे वाले साल में इनकम टैक्स में प्रॉफिट हो गया, सेट ऑफ करने के लिए मिल गया, तो आगे वाले साल में सेट ऑफ कर दिया। अब 2 साल नहीं मिला तो 2 साल नहीं सेट ऑफ कर पाए, ठीक है, तो कब होगा तो वो उसका पता नहीं। और उसके अलावा इसका नेचर भी अलग टाइप का भाई। एक्चुअल में ये एक्सपेंडिचर भी नहीं है। टैक्स की जो डेफिनेशन पढ़ते हो, टैक्स की डेफिनेशन क्या है? एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, कि भाई वहाँ पर आपसे इच्छा नहीं पूछी जाती है कि भाई इनकम टैक्स दोगे, GST दोगे, नहीं, वहाँ आपसे इच्छा नहीं कि आपने कमाया देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो वो क्या है? एक्सटॉर्शन है। समझ पा रहे हो? तो ये एक्सपेंस नहीं है, इसको एक्सपेंस के कैटेगरी में भी नहीं ले सकते, न इसको हम अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में ले सकते हैं कि भाई जिसने पैसा लगाया उसको कमा के दे रहे हैं, उस कैटेगरी में भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा लगाया भी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का, तो इसका डिस्क्लोजर भी बैलेंस शीट में वैसा होगा कि इसको अलग से डिस्क्लोज किया जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द asset and liability representing current
रिप्रेजेंटिंग करंट टैक्स फॉर द पीरियड, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लाइबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज अंडर द सेपरेट हेडिंग। वो कह रहा है कि उसकी वजह से उसको अलग हेडिंग में दिखेंगे। इन द बैलेंस शीट ऑफ एंटरप्राइज सेपरेटली फ्रॉम करंट टैक्स एंड करंट लाइबिलिटी, जो करंट टैक्स और करंट लाइबिलिटी उससे अलग हम बताएंगे। एक आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये ज़रूर बताइए कि क्या ये जो पढ़ाने का तरीका जिसके अंदर हम स्टडी मटेरियल से रीड कर रहे हैं ये वाला सही है, या हम हमारे नोट्स से जो वो करके उसको कंप्लीट करें और स्टडी मटेरियल को रीड ना करें तो भी चलेगा। तो आपको कौन सा मेथड ज़्यादा सही लगा वो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि भैया भाई आपको तो मैंने स्टडी मटेरियल से पढ़ा ही दिया, ठीक है, और एज 19 और एज 20 वगैरह वो आपको मैंने नोट्स से भी पढ़ा दिए, ठीक है। थ्योरेटिकल जो थे वो मैंने स्टडी मटेरियल से इस वजह से पढ़े कि इनके अंदर कुछ भी पॉइंट है जो छूटे ना, कुछ भी पॉइंट है जो छूटे नहीं, कि भाई डिस्कशन जो ज़्यादा हो, ज़्यादा डिस्कशन होगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारी बातें आपको पता चलेगा, और जब बहुत सारी बातें पता चलेगी तो आपके पास लिखने के लिए काफ़ी सारा कंटेंट होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको सीए क्लियर करना है तो ऑलवेज फोकस ऑन कंटेंट। अगर आपको सीए क्लियर करना है तो ऑलवेज फोकस ऑन कंटेंट। जब तक आप कंटेंट पे फोकस करोगे आपकी जर्नी है जो आसान होती जाएगी। जब आप कंटेंट पे फोकस नहीं करके बाकी चीज़ों पे फोकस करोगे ज़्यादा, ठीक है, कि बाकी चीज़ों पे कैसे कि पेन कौन सी यूज़ करें, क्या यूज़ करें, ठीक है, या फिर हैंड राइटिंग जो है वो कैसे सुधारें। पेन तो चलो ठीक है वो 1-2 मिनट की बात है, लेकिन हैंड राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, या फिर इंग्लिश इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्चुअली वो जो है एग्जामिनर जो है वो आपका कंटेंट चेक करेगा, आप कंटेंट पे फोकस कीजिए, ठीक है। अगर कंटेंट आपका मजबूत होगा तो आपको मार्क्स से जो बढ़िया मिलेंगे, ठीक है। हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए आगे वाले को समझ आ जाए, ठीक है, इस तरीके से होनी चाहिए। बाकी हैंड राइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड जिनकी हैंड राइटिंग उनसे बेकार कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन उन्होंने सीए अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। तो मेन जो है वो कंटेंट पे फोकस कीजिए, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होगा तो आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिलेंगे। हाँ, हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए ताकि आगे वाले को समझ आ जाए, तो इस तरीके से होना चाहिए। मेन आप कंटेंट पे फोकस कीजिए। द नेचर ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी डिस्क्लोज। वो कह रहे हैं डेफर्ड टैक्स एसेट अगर लिखते हो ना, देखो उनको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफर्ड टैक्स एसेट के अंदर ही वो रो रहे हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट लिख रहे हो ना, तो जो कारण है ना वो भी डिस्क्लोज करना है, किस वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट लिखा है। इफ एंटरप्राइज हैज अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एंड टैक्स लो वगैरह की इन केस में लिखता है, और अगर ऐसा है तो आप उनको बताओ कि भाई एविडेंस दो कि आपको क्यों लग रहा है कि भाई आगे वाले सालों में प्रॉफिट होगा, और ये जो आपका अनएब्जॉर्ब लॉस या डेप्रिसिएशन वो सेट ऑफ कर पाओगे। द एंटरप्राइज शुड ऑफसेट एसेट एंड लाइबिलिटी रिप्रेजेंटिंग द करंट टैक्स इफ द एंटरप्राइज। अब जो एक ही कंपनी के अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट भी बन रहा है और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी बन रहा था भाई, अपन ने जो इलस्ट्रेशन लिया उसमें भी बन रहा था, एक डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा था और एक में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, एक में इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लिया था और एक में इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कम लिया था। तो एक ही कंपनी में डेफर्ड टैक्स एसेट भी बन रहा है और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है। अब यहाँ बात करेंगे उस डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को हम आपस में सेटअप कब कर सकते हैं, कि क्या हम डेफर्ड टैक्स एसेट अलग शो करेंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अलग शो करेंगे, या उनको हम सेटअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा सेटअप कर सकते हो अगर आपकी ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो, और अगर सेटअप नहीं कर सकते आगे वाली 2 कंडीशन और उन्होंने दी। तो सेटअप कब कर सकते हो, हैज़ ए लीगली एनफोर्सेबल राइट टू सेट ऑफ द रिकॉग्नाइज अमाउंट। हमारे पास लीगली राइट है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, एंड उसके साथ में इंटेंट टू सेटल द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑन नेट बेसिस। हमारे पास लीगली राइट है कि हम उसको आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। लीगली राइट कब नहीं होता है, जब सपोज एक इनकम टैक्स में और एक लाइबिलिटी आपकी जीएसटी में, तो इनकम टैक्स की जीएसटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, क्लियर है। और उसके अलावा जीएसटी में भी आप पढ़ते हो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जो आईजीएसटी वो एसजीएसटी के खिलाफ हो सकती है, एसजीएसटी आईजीएसटी की नहीं हो सकती, वो ऐसा बहुत सारा वो क्रॉस कम्युनिकेशन क्रॉस उनका जो जैसा चलता है उस तरीके से। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए कि वो हो सके, और दूसरा हमारा इंटेंशन भी हो, लीगली इन्फोर्सेबल है कि हम ऐसा कर सकते हैं, और हमारा इंटेंशन है कि हम उसको सेट ऑफ करेंगे। तो आप करंट डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को सेट ऑफ करके नेट जो है वो लिख दीजिएगा। एन एंटरप्राइज शुड ऑफसेट डेफर्ड टैक्स एसेट एंड if the enterprise has legally enforceable right to set off asset against the liability representing current tax and the deferred tax asset and deferred tax liability related to taxes on income levied by the same
एन एंटरप्राइज शुड एसेट एंड लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा वो एसेट और लाइबिलिटी दोनों अलग अलग कही है, लेकिन बातें वो सेम ही तरीके से कही है, ठीक है। वो कह रहे हैं डेफर्ड टैक्स एसेट के लिए अभी बात की, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को आप सेट ऑफ कर सकते हैं कि लीगली एनफोर्सेबल राइट है, ठीक है, और उसके अलावा वो सेम गवर्निंग लॉ से है, ठीक है। इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स से ही रिलेटेड है, और वो जीएसटी अगर है तो जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या लिखा है, शुड, समझ पा रहे हो, तो उन्हें करना चाहिए, क्लियर। अब इसके बाद में ट्रांजिशनल प्रोविजन। ट्रांजिशनल प्रोविजन का मतलब क्या है, अब सपोज मैं पहले AS22 को फॉलो नहीं कर रहा था और मैं इस साल से AS22 को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो टाइमिंग डिफरेंस वो शुरुआत के इस साल के शुरुआत में भी कुछ टाइमिंग डिफरेंस पड़ा है। अब इस टाइमिंग डिफरेंस का क्या करूँ, समझ पा रहे बात। भाई अल्टीमेटली तो क्या करते हैं, टाइमिंग डिफरेंस जब भी आता है, अगर मैं इसको कंटिन्यू फॉलो करता आ रहा हूँ तो मैंने पीछे वाले साल के एंड पे जितना टाइमिंग डिफरेंस था वो पीछे वाले साल में क्या किया था, एक्सपेंस लिखा था, और उसके अलावा क्या किया था, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है उसके अंदर लिखा, और उसका एक्सपेंस के अंदर जितना था वो एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने पीछे वाले सालों में नहीं किया और इस साल से मैंने शुरू किया, तो इस साल के शुरुआत में क्या होगा, बहुत सारा टाइमिंग डिफरेंस पड़ा होगा। अब इस टाइमिंग डिफरेंस के लिए हमें क्या करना होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करनी होगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनानी होगी, जो भी जैसी सिचुएशन, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ओपनिंग वाले के लिए। अब ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अब अगर हर साल करते आते तब तो क्या होता, उस साल के एक्सपेंस के अगेंस्ट में एडजस्ट करते हैं। अब ये जो एक्सपेंस है तो कितने पीछे वाले सालों का, लेकिन क्योंकि पहली बार लिख रहे हैं तो अब इस डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को क्या हम हमारे P&L से एडजस्ट करेंगे क्या, और अगर ऐसा करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पीछे वाले बहुत सालों का टाइमिंग डिफरेंस है। तो ये एक्चुअल का एक्सपेंस तो किन सालों का है, जिन सालों में ये ज़्यादा या कम पेमेंट हुआ उन सालों के एक्सपेंस में एडजस्ट होना चाहिए, लेकिन उस टाइम हमने किया नहीं और आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर क्या करें, तो उस केस के अंदर उन्होंने कहा कि अगर डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी तो आप P&L में मत लिखिए, क्योंकि P&L में अगर जैसे इस साल के P&L मैंने लिख दिया तो इस साल का प्रॉफिट तो मेरा एकदम से कम हो जाएगा, जबकि ये तो इस साल के है ही नहीं, ये तो पीछे वाले सालों के इफेक्ट है। तो लोग गए कि साहब इसको P&L का तो मना करो, P&L में तो हम नहीं लिख सकते। तो उसके हिसाब से AS22 ने कहा कि अगर आपका पुराना कुछ है तो उसको आप क्या कर सकते हो, सीधा आप अपने रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हो, आप P&L के रूट से न जाओ तो भी चलेगा, ठीक है। ये इतना ही लिखा है, इसको तो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें और कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, आप रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हो, या क्यों छोड़ें, अपन पढ़ ही लेते हैं। ऑन द फर्स्ट ओकेजन दैट द टैक्सेस ऑन द इनकम आर अकाउंटेड फॉर in the accordance with the statement, the enterprise should recognize in the financial statement the deferred tax balance has accumulated prior to adoption of statement as deferred tax asset or liability with the corresponding credit charge to revenue reserve subject to consideration of prudence in case of deferred tax asset। वो कह रहा पुराना है तो आप क्या कीजिए, रिजर्व से एडजस्ट कीजिए, लेकिन प्रूडेंस जो उसको साथ में रखिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। द अमाउंट सो क्रेडिटेड चार्ज टू रेवेन्यू, क्रेडिटेड और चार्ज दोनों हो सकता है, समझ पा रहे हो। अगर डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, डेफर्ड टैक्स असेट टू रिजर्व, तो यहाँ तो क्या कर रहे हो, उसको क्रेडिटेड कर रहे हो। और अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो तो उस केस के अंदर क्या करोगे, रिजर्व टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तो वहाँ पर क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, जो भी हो। वो कह रहे हैं डेफर्ड टैक्स एसेट अगर क्रिएट करो तो प्रूडेंस का ध्यान रखिएगा। should be the same as which would be resulted in the statement had been in effect from the beginning, वो शुरुआत से ही हम करेंगे, ठीक है। The background material on AS22 further clarify that the in case of enterprise does not have adequate revenue reserve, अब हमारे पास तो रेवेन्यू रिजर्व है ही नहीं, ठीक है, तो क्या करें, किससे चार्ज करें सर, to adjust the accumulated balance of deferred tax liability it should be adjusted to extent not एडजस्टेड अगेंस्ट द रेवेन्यू रिजर्व अगेंस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो कह रहा है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस उससे एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब हमने कहा ओपनिंग बैलेंस अगर P&L का नहीं है तो उन्होंने कहा कि फिर P&L को डेबिट कर दीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेशन दिए AS22 ने, ठीक है। 3 एक्सप्लेनेशन है, जिसमें से एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो हम पढ़ेंगे, तो एक्सप्लेनेशन 2 सेम वैसा का वैसा है, तो जो है एक्सप्लेनेशन 2 सेकंड जो है ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सेम जैसा पहला है वैसा वैसा सेकंड है। अब देखिएगा है क्या है ये एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन समझिएगा। सेक्शन दे रखा है 80IA एंड 80IB, ठीक है, और आगे दे रखा है 10A एंड 10B। 80IA और 80IB जो है वो किसके बारे में बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो
डेवलपमेंट कंपनीज है ना, उनके लिए क्या कह रखा है, उनके लिए प्रोविज़न बना रखा है कि भाई आप जो है पहले 15 साल में से कोई भी 10 साल ले लीजिए, उनके अंदर जितना भी प्रॉफिट कमाओगे ना वो आपका क्या होगा, माफ़ होगा। फर्स्ट 15 ईयर्स में से 10 ईयर तक आपका जो भी टैक्स का पेमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, जितना भी टैक्सेबल इनकम होगी उस पर कुछ भी नहीं देना। अब सपोज पहले साल के अंदर मेरा क्या हुआ, कोई टाइमिंग डिफरेंस है, ठीक है। अब वो जो टाइमिंग डिफरेंस है वो रिवर्स कब हो सकता है, सेकंड ईयर में हो सकता है, थर्ड ईयर में हो सकता है, फोर्थ ईयर में हो सकता है, फिफ्थ ईयर में हो सकता है, 10वें साल में हो सकता है, 11वें साल में हो सकता है। अगर वो सेकंड ईयर के अंदर वापस रिवर्स होगा तो क्या मुझे उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या, नहीं, बेनिफिट नहीं मिलेगा। कारण क्या है, क्योंकि सेकंड ईयर तो हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे पीरियड है, समझ पा रहे हो, तो वहाँ तो वैसे भी टैक्स नहीं लग रहा है। थर्ड ईयर के अंदर वो अगर ऐसा कुछ टाइमिंग डिफरेंस है जो रिवर्स हो रहा है तो क्या उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या, नहीं, वहाँ तो एक्चुअल में टैक्स का कुछ पेमेंट है ही नहीं, ठीक है। 10वें साल तक अगर मिलेगा तो उसमें टाइमिंग डिफरेंस अगर रिवर्स हो रहा है तो उस केस के अंदर मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा क्या, नहीं, बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या मुझे एक्सेस पेमेंट करना है क्या, नहीं, एक्सेस पेमेंट करना ही नहीं, क्योंकि वो टैक्स हॉलीडे पीरियड है। लेकिन अगर इस टाइमिंग डिफरेंस का मुझे 11वें साल में कुछ बेनिफिट या एक्स्ट्रा पेमेंट है तो वहाँ पर मुझे एक्चुअल में पेमेंट करना होगा या फिर मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है S22, इस मामले में उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है कि जब अगर कोई आपका टाइमिंग डिफरेंस है और उसका रिवर्सल अगर टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर ही हो रहा है तो फिर उसे आप क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। उसके लिए डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि उसका अल्टीमेटली आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। लेकिन टाइमिंग डिफरेंस जो है वो क्रिएट हुआ है किसके अंदर, टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर, ठीक है। लेकिन उसका रिवर्सल जो है वो कब होगा, आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड, जब टैक्स हॉलीडे पीरियड कंप्लीट होगा तब। तो एक्चुअल के अंदर हमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, जैसे भी सिचुएशन डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी। तो उस केस के अंदर उन्होंने कहा डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिखिए। लेकिन अगर आपका अभी डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो रहा है लेकिन वो रिवर्सल अगर टैक्स हॉलीडे पीरियड में हो रहा है तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो उसको इग्नोर करना। द डेफर्ड टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस विच रिवर्स ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट द एंटरप्राइज ग्रॉस टोटल इनकम इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, ठीक है। ये बात कही इसने, क्या कहा, डेफर्ड टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस विच रिवर्स ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड, जो टैक्स हॉलीडे पीरियड में हुआ, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, उसे रिकॉग्नाइज नहीं करना। टू द एक्सटेंट द एंटरप्राइज ग्रॉस टोटल इनकम इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन ड्यूरिंग द टैक्स हॉलीडे पीरियड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, ठीक है। अब टैक्स हॉलीडे में ऐसा भी हो सकता है, कई बार क्या करते हैं टैक्स हॉलीडे में 100% नहीं दिया, सपोज कंपनी ने कह दिया कि भाई आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर रेट कम कर दी जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो जितना रिवर्सल, जितना फ़ायदा नहीं मिलेगा, जिसका फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा उतना आपको इग्नोर करना है। वैसे नॉर्मली ऐसा है नहीं, नॉर्मली क्या है कि पूरा 100% ही माफ़ कर रखा है। डेफर्ड टैक्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस विच रिवर्स आफ्टर द टैक्स हॉलीडे पीरियड, लेकिन जो टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद में जिसका रिवर्सल होगा शुड बी रिकॉग्नाइज इन ईयर इन विच द टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेटेड, ठीक है। तो उसको उसी साल में, जिस साल में ये टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ, अगर उसका रिवर्सल जो है वो आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड होगा, मतलब एक्चुअल में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो उस केस के अंदर आप डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रिएट करो। हाउएवर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी सब्जेक्ट टू द कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस। वो कह रहा है अगर डेफर्ड टैक्स एसेट है तो S22 का और प्रूडेंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर द वो पर्पज द टाइमिंग डिफरेंस विच ओरिजिनेटेड फर्स्ट टाइम शुड बी कंसिडर टू बी रिवर्स फर्स्ट, और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो पहले टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हुआ वो पहले रिवर्स भी होगा, ठीक है। मतलब पहले जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्रिएट किया वो पहले सेट ऑफ होगा। सेम वैसा वैसा आगे वाला जो है एक्सप्लेनेशन है, लाइन बाय लाइन सेम है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, 10A एंड 10B, SEZ और EOU। SEZ के अंदर होता है तो वहाँ भी इस तरीके की रिलैक्सेशन दे रखी है, और अगर EOU होता है तो उस केस के अंदर उसको भी क्या कर रखी है, ऐसे रिलैक्सेशन दे रखी है। तो वहाँ भी टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर रिवर्सल होने वाला है तो उसे इग्नोर करो, और अगर आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड रिवर्सल होने वाला है तो उसे क्या करो, चार्ज करो, उसे लिखो। उसके बाद में ये लास्ट है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ऑन इनकम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 115JB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब बात करते हैं 115 JB के बारे में। ये 115 JB क्या है भाई, 115 JB पता होना चाहिए नालायकों। 115 JB क्या है आपका, है ना, इनकम टैक्स आप तो पढ़े हो ना भाई, क्या होता है, मेट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ठीक है। क्या इसका प्रोविज़न क्या है,
सर पता है हमको, ठीक है मैं बता देता हूँ। वैसे मैं इनकम टैक्स वाले में इतना पढ़ूंगा भी नहीं, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है? कई बार क्या होता है, टैक्स के अंदर सपोज किसी की इनकम है जो बहुत कम हो रही है, ठीक है, और अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट है जो काफ़ी अच्छा खासा दिखा रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, खेल रहा है भाई इनकम टैक्स के प्रोविजन में। वो इस तरीके से खेलता है कि वहाँ इनकम टैक्स में प्रॉफिट बिल्कुल कम दिखाता और अकाउंटिंग के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाएगा तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, शेयर की प्राइस है जो गिर जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी, जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसका 18.5% मैं मान रहा हूँ, ठीक है भाई, मुझे नहीं पता अभी मेट की रेट जो है वो क्या चल रही है, और इनकम टैक्स के हिसाब से जो आपका इनकम टैक्स प्रॉफिट है उसके हिसाब से जो रेगुलर रेट है, इन दोनों में से क्या होगा, जो ज़्यादा होगा वो टैक्स की लायबिलिटी होगा, नहीं वो पेमेंट करना होगा। इन दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट होगा वो आपको पे करना होगा। मतलब सपोज इनकम टैक्स के प्रोविज़न के हिसाब से मेरा टैक्स बन रहा है 1 लाख, ठीक है, और मेट के प्रोविज़न के हिसाब से बन रहा है 50,000, तो एक्चुअल मेरा एक्सपेंडिचर कितना है 1 लाख और मुझे 1 लाख पे करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर बन रहा है 50,000 और यहाँ बन रहा है 1 लाख, तो वो क्या कह रहा है, आपकी लायबिलिटी तो कितनी है 50,000 है, लेकिन पे कितना करना पड़ेगा आपको 1 लाख। हमने कहा क्यों, कोई आपका अधिकार ऐसा कैसा है, ना थोड़ी है, मतलब ननियाल थोड़ी है कि ऐसा ज़्यादा ले लो। उन्होंने कहा ननियाल है, हम लॉ मेकर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पेमेंट जो है वो कितना होगा 1 लाख के हिसाब से पेमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो 50,000 एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहे हो, ठीक है, ये उन्होंने कहा कि इसका क्या करोगे भाई, एक्चुअल में मेरा बनता तो इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से 50,000 है, लेकिन तुम लेके जा रहे हो मेरे से 1 लाख रुपये। तो उन्होंने कहा ये 50,000 आगे वाले सालों में एडजस्ट कर लेना। समझ पा रहे बात? तो अब क्योंकि आगे वाले सालों में एडजस्ट कर देना ऐसी बात की, ये कहाँ आ जाएगा, टाइमिंग डिफरेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इसको भी हम कंसिडर करेंगे क्या, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी में कंसिडर करेंगे, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस और आगे वाले सालों में इसका एडजस्टमेंट हो सकता है। तो ये जो 50,000 एक्स्ट्रा जो आपने पेमेंट किया, क्या उसको हम एक्सपेंस भी लिखेंगे क्या? हाँ, उन्होंने कहा इसको आप एक्सपेंस भी लिखोगे, क्योंकि अब ये के हिसाब से आपका एक्सपेंस लिख दो, उसके साथ साथ आप क्या कर देना, जब आपका साथ साथ आपकी एसेट और लायबिलिटी जो भी है वो क्रिएट कर दो, आगे वाले सालों में जब इसको यूज़ करोगे तब इसका बेनिफिट ले लीजिएगा। क्लियर? द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर 115 JB ऑफ एक्ट इज ए करंट टैक्स फॉर द पीरियड। उन्होंने कहा कि ये जो है ये कोई डेफर्ड टैक्स नहीं, इसको करंट टैक्स के हिसाब से मान के इसको क्या कर दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए। लेकिन क्योंकि इसका आगे बेनिफिट भी मिलेगा, इसलिए इसका डेफर्ड टैक्स एसेट भी क्रिएट हो गया। इन ए पीरियड इन विच कंपनी पेज टैक्स अंडर 115 JB ऑफ द एक्ट, the deferred tax asset or liability in respect of timing difference arising during the period tax effect of which is required to be recognized under section as per AS 22। तो वो कह रहा है जो टाइमिंग डिफरेंस है वो AS 22 के हिसाब से deferred tax asset और liability होगा, should be measured using the regular tax and not the tax rate under the 115J। मतलब वो क्या कह रहा है कि ये जो है यहाँ पर कैसा होगा, रेगुलर टैक्स रेट से ही कैलकुलेशन होगी। In case the enterprise expects that the timing difference arising on the current period would reverse in the period in which it may pay tax under the section 115 JB of the Act, the deferred tax asset and liability in respect of timing difference arising during the current period tax effect of which is required to be recognized under AS 22 should be measured using the regular tax rate and not the tax rate under the section 115 JB। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, वो कह रहा है कि भाई ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आज आपने ज़्यादा दिया या कम दिया है, उसका आगे आपको बेनिफिट मिलेगा, तो उस केस के अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। बाकी आपको कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा इसमें क्लियर, क्वेश्चन जब करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट जो वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कौन के एविडेंस, मतलब क्या हुआ समझिएगा। उन्होंने कहा डेफर्ड टैक्स एसेट जब भी लिखते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये ऐसा एविडेंस होना चाहिए कि भाई आगे वाले सालों में आप इसको क्या कर दोगे, यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अगर जैसे लॉस है तो वो आगे वाले सालों में सेटअप करने लायक आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो ये कैसा पता करोगे, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस होने चाहिए। तो वो कंक्लूसिव एविडेंस कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि वो एविडेंस आप
अपने हिसाब से एस्टिमेट कीजिए, ठीक है। और वो एविडेंस अच्छे खासे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी सिर्फ एक्सपेक्टेशन हो, कोरी एक्सपेक्टेशन हो कि हम आगे वाले सालों में प्रॉफिट कमाएं। आपको एक्चुअल में अगर आपकी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से लग रहा है कि भाई वर्चुअली सर्टेन है, हम आराम से इसको सेटअप कर पाएंगे, तो ही आप डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी को लिखिएगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर और कुछ भी है नहीं। इलस्ट्रेशन 1 पे आइए। रामा लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से दे रखा है। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड कितना है 2 लाख, और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड कितना है 5 लाख, और अनअमोर्टाइज जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड जो है वो कितना है 30,000। तो देखो इनकम टैक्स में आपने क्या किया है, 3 लाख रुपए का खर्चा ज़्यादा लिखा है, 3 लाख रुपए का क्या कर रखा है, खर्चा ज़्यादा लिख रखा है, ठीक है। और 30,000 रुपये का, तो ये जो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्या किया आपने, 3 लाख से डेप्रिसिएशन को क्या किया, ज़्यादा लिखा है। इस साल आपने 3 लाख का डेप्रिसिएशन ज़्यादा लिखा है, इसका मतलब आगे वाले सालों में हमें क्या होगा, इसकी वजह से फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात, आगे वाले सालों में भाई इस साल आपने क्या कर दिया, सॉरी डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड, डेप्रिसिएशन आपको इनकम टैक्स में कितना 3 लाख रुपए से ज़्यादा लिखा है, तो आज आपने डेप्रिसिएशन का फ़ायदा ज़्यादा ले लिया, इस वजह से आगे वाले सालों में आपका क्या होगा, टैक्स का पेमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आज अगर आपने कोई एक्सपेंस ज़्यादा लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, आगे वाले सालों में उसकी वजह से टैक्स का पेमेंट ज़्यादा होगा। तो टैक्स का पेमेंट आगे वाले सालों में ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से क्या बनेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। 30,000 का अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज पड़ा है किसके अंदर, टैक्स के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा, आगे वाले सालों में टैक्स जो है वो क्या होगा, 30,000 का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज जब मिलेगा तब क्या होगा, इनकम है जो कम होगी, तो उसकी वजह से आने वाले सालों में क्या होगा, टैक्स है जो कम बनेगा, तो उसकी वजह से ये क्या बनेगा, 3 लाख के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। तो नेट जो है वो क्या होगा, 2,70,000, दोनों को सेटअप कर दो, तो 2,70,000 की वजह से आगे टैक्स जो है वो इस पर ज़्यादा बनेगा, तो आप क्या कर दीजिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। तो 2,70,000 पे कितना है, 50% है, तो 50% के हिसाब से 270 का 50% कितना हो गया, 135, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ऐसे समझना होगा, इस तरीके से पहले लिखना होगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा, आगे वाले सालों में टैक्स बढ़ेगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, टैक्स अगर कम होगा तो डेफर्ड टैक्स असेट, ठीक है। तो ये नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। सेकंड पे आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी एज पर एज 22 एंड अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट एज 6 लाख, बुक प्रॉफिट एज पर मेट जो है वो 3,50,000, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स जो है वो 60,000, टैक्स रेट जो है वो 20% है, और मेट रेट जो है वो 7.5%, मेट रेट मतलब 115 GB के हिसाब से। तो देखो पूरा इसने जिस तरीके समझाया उस पूरा उस तरीके समझ लेते हैं। देखो टैक्स का एक्सपेंस इस साल का कितना है, एक्चुअल एक्सपेंस तो कितना है 60,000 इंटू 20% कितना हो गया, 6 दूनी 12,000 रुपये। तो इस साल का क्या है, टैक्स ऑन इनकम टैक्स। और जैसे आपने क्या कहा था शुरुआत के अंदर डेफिनेशन के अंदर, इसे हमने क्या कहा था, क्या नाम था इसका, करंट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइनेबल टू बी पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द पीरियड, ठीक है। तो ये कितना है 12,000। लेकिन आपको पेमेंट कितना करना होगा, और बुक जो आपका इनकम टैक्स का प्रॉफिट है उसके हिसाब से, और जो अकाउंट का प्रॉफिट है उसका मेट के हिसाब से 115 GB के हिसाब से आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 115 GB के हिसाब से कितना करना पड़ेगा, 6 लाख का कितना परसेंट, 0.075 मतलब 7.5%। सॉरी मेट के हिसाब से ये अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये मेट के हिसाब से, ये मेट के हिसाब से प्रॉफिट, उसकी मेट की कैलकुलेशन भी अलग दे रखी है। 3,50,000 का 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.075 26,250। तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा। अब देखो इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविज़न के हिसाब से पेमेंट कितना बनता है 12,000, मेट के हिसाब से मेट के हिसाब से पेमेंट कितना बनता है 26,250। तो पेमेंट कितना होगा, विच एवरेज हायर, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उतना पेमेंट होगा। तो ये 26,250 का क्या होगा, पेमेंट होगा। क्लियर है, समझ पा रहे बात, ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंटिंग प्रॉफिट 6 लाख है और प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स जो है वो 60,000 है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उनका कारण क्या हो सकता है,
परमानेंट डिफरेंस भी हो सकता है और इनमें जो टाइमिंग डिफरेंस है वो भी हो सकता है। तो नॉर्मली हम क्या मानते हैं, टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि परमानेंट डिफरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या मानते हैं, टाइमिंग डिफरेंस मानते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट एजम्पशन हमारी क्या रहेगी, टाइमिंग डिफरेंस। तो अब समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अब जो है अब वापस एक बार उस डेफिनेशन पे मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, देखो करंट टैक्स का मतलब क्या लिखा है, इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिटरमाइनेबल टू बी पेबल, जो पेबल है इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द पीरियड, जो टैक्सेबल इनकम के हिसाब से जितना पेबल है वो आएगा। तो पेबल कितना है साहब, पेबल कितना है, पेबल कितना है 26,250 या फिर 12,000, कितना पेबल है, पेबल तो टैक्सेबल इनकम के हिसाब से कितना है 12,000 ही है, समझ पा रहे बात। लेकिन आपको पेमेंट करना कितना पड़ेगा, 26,250, तो जितना करना पड़ेगा वो नहीं है, समझ पा रहे हो। तो जो पेबल है, जो आपके रेगुलर नॉर्मल टैक्स है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले कि करंट टैक्स कितना, तो करंट टैक्स कितना होगा, करंट टैक्स तो 12,000 ही होगा, समझ पा रहे हो। पेबल जो आपके टैक्सेबल इनकम के हिसाब से, तो टैक्सेबल इनकम के हिसाब से तो कितना 60,000 के, ये 7.5% 12,000, और यही आपका करंट टैक्स होगा। ठीक है, अब बाकी का अगर टाइमिंग डिफरेंस मान ले, ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन किया कि डेफर्ड टैक्स कितना बनेगा, कि भाई टोटल 6 लाख है, 6 लाख के हिसाब से उनका 6 लाख के प्रॉफिट के हिसाब से उनका कितना बनता है, 20% के हिसाब से 1,20,000 बनता है, जबकि एक्चुअल करंट कितना है, सिर्फ 12,000 ही, तो बाकी का जो बचेगा वो डेफर्ड टैक्स हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन किया 1,08,000। समझ पा रहे हो कि भाई टाइमिंग डिफरेंस मान रहे हैं ये सारा सारा, तो उस हिसाब से क्या होगा, 6 लाख के हिसाब से 20% के हिसाब से हमारा खर्चा तो कितना इस साल का 1,20,000, लेकिन इसमें से इस साल कितना पेबल है, सिर्फ 12,000 है, मतलब बाकी का क्या होगा आगे वाले सालों में एडजस्ट होगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने डेफर्ड टैक्स बनाया। ठीक है, तो ये डेफर्ड टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट किया, और टोटल आपका अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस के अंदर कितना डेबिट होगा, तो उन्होंने देखो 1,20,000 तो टोटल आपका करना ही है। ठीक है, और उसके अलावा इस मेट की वजह से, ये थोड़ा सा मेट के अंदर थोड़ा सा डाउट आ जाएगा आपको ना आए, उसकी वजह से मैं पहले ही बता देता हूँ, 26,250 माइनस 12,000, मेट की वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, 14,250 आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, 14,250। तो इन्होंने क्या कहा, इस 14,250 जो एक्स्ट्रा पेमेंट है उसको भी आप क्या करोगे, इस साल के खर्चे में लिख दोगे, ऐड कर दोगे, तो टोटल आप एक्सपेंडिचर कितना लिखोगे, 1,34,250। हमने कहा कि सर ये तो हम आगे वाले सालों में इसको वापस यूज़ कर लेंगे, तो उन्होंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको आगे वाले सालों में आप यूज़ कर लोगे, तो उसके लिए आप क्या कर दीजिएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट जो वो क्रिएट कर दीजिएगा। समझ पा रहे बा। तो टोटल कितना हो जाएगा 1,34,250। ये चीज़, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग था, तो इसको एक बार वापस देख लीजिएगा। अल्ट्रा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड, अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड। आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे। XYZ इज एन export oriented unit and enjoying tax holiday up to 30/3/2016. No provision for deferred tax liability was made in the accounts for the year ending on 30/3/2016. While finalizing the account for the year ended on 30/3/2017, the accountant says that the entire deferred tax liability up to 30/3/2016 and current year deferred tax liability should be routed through P&L account as the relevant accounting standard has already become mandatory for 1/4/2001. Do you agree? वो कह रहा है कि आज तक हमने नहीं किया था इस 22 को फॉलो, और आज से हम इस 22 को फॉलो करना चाहते हैं। तो पुराना जितना भी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो भी डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो कह रहा है वो P&L के जरिए आना चाहिए। जबकि इस 22 ने क्या कहा, नहीं वो P&L के जरिए नहीं, वो सीधा किससे होगा, रिजर्व से सेट ऑफ होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा पूरा बताना है कि भाई जब ऐसा होता है तो इस तरीके से इनकम टैक्स ने बताया है। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से इसको रिजर्व से एडजस्ट करेंगे या क्रेडिट ऐड करेंगे या चार्ज करेंगे, वो रिजर्व से करेंगे। ठीक, रिजर्व नहीं है तो P&L के ओपनिंग बैलेंस से करेंगे। ठीक है, और नहीं तो P&L को डेबिट करके भी करेंगे, लेकिन P&L के रूट के थ्रू नहीं करेंगे। तो ये पूरा डिस्कशन है, आप एक बार और पढ़िएगा इसको। ठीक है, एक बार पढ़िएगा इसको, लैंग्वेज को पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन 5th, PQR Limited's accounting year end on 31st March. The company made a loss of 2 lakh for the year ending 30/3/2015.
For the years ending on 30th/3/2016 and 30th/3/2017 made a profit of 1 lakh and 1,20,000 respectively। पहले तो 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, फिर 1 लाख का प्रॉफिट, फिर 1,20,000 का प्रॉफिट। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द लॉस ऑफ ईयर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर एंड टैक्स रेट इज़ 40%। और हम ये मान रहे हैं कि भाई 40% टैक्स रेट है और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ 30th/3/2015 द कंपनी फील्स दैट देयर will be sufficient taxable income in the future year against which the carry forward loss can be set off. There is no difference between the taxable income and accounting income except the carry forward loss allowed in the year ending 2016 and 2017 for the tax purpose। prepare statement प्रॉफिट और लॉस वगैरह इस तरीके से। तो देखो 2015 में क्या है, 2 लाख रुपए का लॉस है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का लॉस है तो इस पर टैक्स रेट कितनी है भाई, 40% है। तो इसका 40% के हिसाब से कितना हो गया, 80,000। अब 80,000 का बेनिफिट हमें कब मिलेगा, आने वाले सालों में मिलेगा अगर हमारा प्रॉफिट होगा। तो भाई अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए का अमाउंट है जो सेट ऑफ होगा। सपोज आगे वाले साल में 1 लाख रुपए का कमाए तो टैक्स कितना देना पड़ेगा, 0। क्यों, क्योंकि 2 लाख हमारे पास अकोमुलेटेड लॉसेज पड़े जिसको हम आगे वाले सालों में सेट ऑफ कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात। तो उस केस के अंदर आगे वाले साल में अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो हम कितना करेंगे, टैक्स का पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो ये जो 2 लाख रुपए इसकी वजह से हमें क्या होगा, आगे आने वाले सालों में फ़ायदा होगा। समझ पा रहे हो। तो क्या हम इसके ऊपर कितने का फ़ायदा होगा, 80,000 का। तो क्या हम इसके लिए डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर सकते हैं क्या, तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर, उसके बाद में 2016 में क्या होगा, 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होगा तो 1 लाख हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो बाकी कितना बचा, प्रॉफिट कितना हो गया, नील। अब हमारे पास जो सेट ऑफ करने के लिए लॉस थे वो कितने थे, 2 लाख थे, जिसमें से 1 लाख सेट ऑफ कर चुके हो। तो मतलब अब कितने बचे, 1 लाख ही बचे हैं। तो अब डेफर्ड टैक्स एसेट का बैलेंस कितना रखना, 40,000, और 40,000 को राइट ऑफ करना। फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर 1,20,000 है, तो 40,000 का जो डेफर्ड टैक्स एसेट का है वो अपन क्या कर देंगे, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर है। और बाकी का जो 20,000 है, उस 20,000 जो एक्स्ट्रा है, भाई 1,20,000 कमाए तो 1 लाख को सेट ऑफ कर दोगे और 20,000 पे 40% के हिसाब से कितना, 8,000 रुपये आपका टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये देखो उन्होंने लिखा है कि भाई टैक्स इफेक्ट ऑन टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेटिंग ड्यूरिंग द ईयर, जिस दिन ओरिजिनेट होगा उस दिन का 80,000 हमने लिखा। फिर टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स क्या करेंगे, 40,000 इस साल में रिवर्स करेंगे और 40,000 उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर रिवर्स करेंगे। अगर सपोज यहीं पर 2 लाख रुपए होते तो पूरा 80,000 इसी साल के अंदर रिवर्स कर लेते। क्लियर। इलिस्ट्रेशन 6 बहुत आसान है। ओमेगा लिमिटेड इज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट विच आर लाइकली टू बी कम्प्लीटेड विद इन 3 years पीरियड। It recognizes revenue from the contract on a percentage completion method for financial statement during 2014, 15, 15, 16, 16, 17। 11 लाख, 16 लाख और 21 लाख वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन पे है और हम परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के हिसाब से लिखते हैं। हाउएवर फॉर द इनकम टैक्स पर्पज इट हैज अडॉप्टेड द कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन इनकम टैक्स में वो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड है जो फॉलो करता है। अंडर विच इट हैज रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर 7 लाख, 18 लाख, 23 लाख फॉर द ईयर 2013, 14 और इस तरीके से। तो टोटल देखो, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है इनकम टैक्स में और दोनों में मिला के बराबर हुआ है क्या, चेक कर लो एक बार। 11 + 16, 11 + 16 + 21 कितना हो गया, 48। और यहाँ कितना हो गया, 7 + 18 + 23, 48। मतलब अल्टीमेटली तो दोनों में रेवेन्यू उतना ही है, 48। बस टाइमिंग का डिफरेंस है, इसमें पहले ज़्यादा लिख रहा है फिर कम लिख रहा है, इस तरीके से हो रहा है। इनकम टैक्स रेट 35% कंप्यूट करना है आपको। तो ये तो बहुत आसान। अकाउंटिंग प्रॉफिट 11, 16, 21 है और इसमें कितना है, 7, 18 और 23। तो टैक्स में इनकम क्या है, कम लिखा है आपने, टैक्स में इनकम कम लिखी है, 7 लाख रुपए लिखी है, ठीक है। और अकाउंटिंग के अंदर ज़्यादा है। तो टैक्स में अगर आप आज आपने इनकम कम लिखी है तो उसकी वजह से आपको आगे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। कितने के लिए, 4 लाख के लिए। तो 1,40,000। फिर उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर कितना है, अब डिफरेंस जो है वो कितना है, अकाउंटिंग के अंदर कितना है, 16 लाख है और इसके अंदर कितना है, 18 लाख है। तो अब इस बार नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या किया, टैक्स के अंदर आपने इनकम ज़्यादा दिखाई। तो टैक्स के अंदर इनकम ज़्यादा दिखाई तो आपको क्या होगा, अल्टीमेटली भाई आगे वाले साल में फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने क्या कर रखा है, पहले से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी है। अगर पहले से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट किया तो पहले आप क्या करो, उससे एडजस्ट करो। तो 4 लाख रुपए पे आपने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट की। अब उसमें से 2 लाख रुपए जो क्या हो गए वापस
टैक्स में ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसको क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे, बाकी जो 70,000 है उसको क्या करोगे, कैरी करोगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर नील हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में मिला के टोटल जो है उनका कितना हो जाएगा, टाइमिंग डिफरेंस कुछ बचेगा क्या, नहीं। समझ पा रहे हो, 23, तो ये 2 लाख रुपये जो वो और राइट ऑफ हो जाएंगे। ये मैं अलग तरीके से दिखा रहा हूँ। टाइमिंग डिफरेंस बैलेंस जो है वो बैलेंस कितना बचा, पहले 4 लाख था, इसने सिर्फ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के बारे में पूछा है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ सर। इसी में अगर आप हमें टैक्स एक्सपेंस बता दो ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखो पहले साल में टैक्स एक्सपेंस कितना लिखा जाएगा, 7 लाख का कितना परसेंट है भाई रेट, 35%, 0.35 करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। तो पहले साल में क्या करोगे आप, करंट टैक्स कितना लिखोगे, 7 लाख का 35%, 2,45,000, और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट किया, मतलब कि टैक्स एक्सपेंस लिखा कितने का, 4 लाख का 35%, कितना, 1,40,000। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिलके इतने का लिखा जाएगा। नेक्स्ट ईयर में कितना होगा, करंट टैक्स कितना है, जो टैक्सेबल इनकम के हिसाब से बनता है, 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 35%, कितना हो जाएगा, 6,30,000, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स के अंदर क्या प्रॉफिट जो है वो कम है, कितने का, 2 लाख का। तो अपन क्या करेंगे, इतना अमाउंट है जो कम लिखेंगे, 2 लाख पे कितना, 35%, 0.35, इतना क्या कर देंगे, टैक्स का अमाउंट है जो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, -35,000। तो टैक्स का एक्सपेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 6,35,000 माइनस 35,000। 35,000 माइनस क्यों, एक सेकेंड, 2 लाख का 35%, ओ अच्छा सॉरी 70,000, कितना, 70,000, इतना रुपया है जो आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ये जो 70,000 ये एडजस्ट किससे होंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो आपने फर्स्ट ईयर में 1,40,000 क्रिएट की। और नेक्स्ट ईयर के अंदर कितना होगा कि 23 लाख के हिसाब से करंट टैक्स कितना बनता है, 0.35, कितना, 8,05,000 बनता है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या है, 2 लाख रुपये का प्रॉफिट कम है, तो 2 लाख इंटू 0.35, 70,000 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो एक्सपेंस जो वो इतना लिखा जाएगा। क्लियर है। तो ये इस तरीके से आपका एज है, एज 22 है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार आप इसको रीड ज़रूर कीजिएगा वापस अपने से, ठीक है। अल्टीमेटली क्रक्स यही है, जो टाइमिंग डिफरेंस होगा उसको कंसिडर करना, उसके लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। और ध्यान से एक बार वापस पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको, फिर अपन इसको रिवाइज करेंगे, तब अपन इसको वापस और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और समझ आया या नहीं आया, आपसे क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। काफ़ी दिनों से ये चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है और व्यू भी बहुत कम आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करो भाई, आप साथ में पढ़ते रहो। व्यू कम आए उसका ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि भाई आप कंटिन्यूटी नहीं है आपके, आप टाइम पे नहीं पढ़ रहे हो। ऐसा मत करो। अब कोर्स है जो कंप्लीट होने का है, क्योंकि 2 एस बचे 24, 26 और बैंकिंग और एनबीएफसी दिखने में बड़े हैं, बाकी एक्चुअल के अंदर तो वो फॉर्मेट बेस्ड है, तो वो भी एक दिन के अंदर कवर हो जाएंगे, उनके अंदर भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो मेन देखें तो पूरा पोर्शन है जो आपका कवर हो चुका है। तो आप इस तरीके से नहीं करें, अपने स्टडी को जो कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।